मुझे याद है तकरीबन 2.5 पेज का नोट मैंने लिखा उस पर। उसमें लिखा कि हम भी परिवार के सरगना का दर्जा रखते हैं और ये हमारे परिवार के सदस्य हैं, प्रदेश के जितने लोग हैं, हमारी जिम्मेदारी है। और उसमें इतने जज्बाती जुमले थे, इतने जज्बाती जुमले थे। मुझे फाइल चली गई मुलायम सिंह जी के पास, वापस आई और फाइल के साथ साथ उनका फोन आया। मुझसे बोले, देखो आजम खान, आज से तुम कभी ऐसा नोट नहीं करोगे। तुम अगर इसकी मुलाजमत के लिए कहते तो मैं मना थोड़ी करता, लेकिन देखो तुम अपनी तहरीर पर देखो कितने मेरे आंसुओं के धब्बे हैं। मैं तुम्हारा नोट पढ़ता जा रहा था और मेरे आंसू पर दोस्तों, इस एहसास के साथ सरकार चलाई। लोगों ने देखना छोड़ दिया, साहब चैनल देखना ही छोड़ दिया, मोबाइलों पे देखना सुधरेंगे ये भी, जब जब इन पे पढ़ेंगे तो ये भी सुधरेंगे। आधे से ज्यादा आधे से ज्यादा निकल गए नौकरी से तो बचे हैं। अल्लाह हमें मालूम रखे और सुधरेंगे नहीं। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये बात ये दिखाएंगे भी नहीं, वो दिखाएंगे जो इनके काम की होगी। और ऐसा हम लोग उनके पूछेंगे जैसे खाना सारे भाई हैं। ऐसी पहले 20-25 संगति की बातें करेंगे, कौम का मसला हल करेंगे, मुल्क के मसाइल हल करेंगे और उसी बीच में निकल जाए कुछ मुँह से बड़े बातें करेंगे। राजा कभी किसी के साथ धर्म और जात की बुनियाद पर कोई फर्क नहीं किया, किसी के साथ ज्यादती नहीं की। मालूम नहीं कौन भाजपा का है, कौन बसपा का है, कौन कांग्रेस का है। हाँ, कांग्रेस वालों से तो लड़ाई नहीं थी, लेकिन बहरहाल उनके साथ कल भी अदावत थी, आज भी अदावत है और मरने के बाद हमारी कब्र की अदावत है। और वो भी उसूलों की बुनियाद पर, कोई जाती लड़ाई नहीं है उससे। इसलिए हमारे आपस के रिश्तों में किसी तरह की कोई खटास नहीं होना चाहिए। जात की बुनियाद पर और धर्म की बुनियाद पर कोई फर्क नहीं होना चाहिए। मुझे मालूम हुआ है, मैं फेसबुक वगैरह नहीं पढ़ता, नहीं चलाता, मेरे पास नहीं है। मुझसे सिर्फ टेलीफोन में नंबर मिलाना और सुनना आता है। मैंने सुना है कि यहाँ लोग शमसी और गैर शमसी का सवाल उठा रहे हैं। कब से ये शमसी वोट दे रहे मुझे? एक दिन के लिए थोड़ी सी देर के लिए सुना, भारतीय जनता पार्टी के वजीरों और एमएलए से सर नहीं उठ रहे थे। उन्हें मालूम था कि मुझसे आंख नहीं मिला सकेंगे और नहीं मिला सके आंख हमसे। बस एक ही जुल्म बाकी रह गया था, बची हुई जान भी निकाली। मेरा हक कितना बनता है और ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन आपका हक मुझ पर इतना बनता है
कि मैं जिंदगी की आखिरी सांस तक आपकी भलाई के लिए न सिर्फ ये सोचता रहूंगा बल्कि लड़ता रहूंगा। आपने तो मेरे लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। उस चिलचिलाती धूप में, ऐसे सख्त मौसम में, एक ऐसा शख्स जो जेल में बंद है, उसे निकलने की कोई उम्मीद नहीं है, मायूसी है आपके सामने, और उस मायूसी में भी आपका आज़म, आपका जुनून, आपका हौसला कम नहीं हुआ। मेरे लिए इससे ज्यादा बड़ा तमगा और दूसरा कोई नहीं हो सकता। वही जोश, वही हौसला, वही ख़वातीन की कुर्बानी, वही नौजवानों का आज़म, वही दो बच्चियां जो बेहोश होकर गिर गई, वही मेरे समाज की मां जिसे 5 बार लौटाया गया कि पहचान पत्र गलत है, अपनी रिक्शा से जाती थी और आती थी और कहती थी कि वोट तो मुझे देना है। बेटों से मारा गया लोगों को, और जितने बेट बढ़े उतना ही असर मजबूत हुआ। क्या नहीं हुआ है हमारे साथ? ये इलेक्शन तो बहुत पुराना है, लेकिन पिछला चुनाव पार्लियामेंट और असेंबली का किस देश का चुनाव, लगता था कि लोकतंत्र है ही नहीं। और आज भी लोकतंत्र कितना है आप मुझसे बेहतर जानते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले न हुए होते, हमें आप जिंदा नहीं पाते, बिल्कुल जिंदा नहीं। कर्म तो वो करता है, लेकिन पास बार मिल गए वाले वो सलाम इंतजाम जमीन वाले। आज से इलेक्शन उतने ही जोश और खरोश के साथ होना चाहिए जैसे आप मेरा। मैं यूं ही किसी का इंतखाब नहीं करता। गोयल साहब ने मेरे याद है, मेरे कॉलेज है तो मैंने एक दिन रोक कर कहा कि यार हमारे साथ क्यों नहीं? बोले तुमने कहा ही कब? मैंने कहा यही गुरु है हमारा कि हमें न कोई बड़ा है, न कोई छोटा है, न कोई हिंदू है, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, न साथ। जिन्होंने हमें पहचानने में गलती की है, ये उनकी गलती है, हमारी गलती नहीं। उन्होंने अपना नुकसान किया, हमारा नहीं है। हम उनसे भी चाहते हैं कि वो एक ऐसे शख्स का साथ दें जो वाकई दिल से बहुत मासूम, जिसके दामन पे कोई दाग नहीं, जिसकी पेशानी बिल्कुल साफ है। हमारा दामन तो लोगों ने इतना दागदार कर दिया है कि अपने दामन पर अफसोस होता है। जिसका जो जी चाहता है हम पर, जो जी चाहता है हम पर इल्जाम लगाता है। हम बकरी चोर, हम मुर्गी चोर हैं, हम भैंस चोर हैं, चोर नहीं है, डकैत हैं। हम पर चोरी की दफात नहीं है, हम पर डकैती की दफात। हमने शराब की दुकान लूटी है, हमने और हमारी बीवी और बेटे। हमारे दिल में तो इतने जख्म है दोस्तों कि जख्म के सिवा दिल में उसको जोड़ने की भी शायद की जगह बाकी नहीं रही है। ये दिल कैसे दिल की शक्ल में मौजूद है ये भी मालूम नहीं।
कितने नशा है इस दिल में, ये दिल को भी पता नहीं। ऐसे मासूम शख्स के साथ जिसने हर कदम पर हमारा साथ दिया। इस चुनाव से पहले असेंबली के चुनाव में किस बेइज्जती का सामना करना पड़ा है, कितना बदतमीजियां हुई है इस शख्स के साथ। आज उन 40-42 साल की वफादारी के लिए हमें उस शख्स को अपने कांधों पर उठा लेना है और कामयाबी का परचम लहरा करके मेरे कहने के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। और शायद यही हमारी जिंदगी और हमारी तहरीर की कामयाबी। तकरीर से पता नजर आप सबको ये एहसास यकीनन होना चाहिए, अपने दोस्तों और अपने साथियों के दरमियान कभी फर्क महसूस नहीं होता और कभी किसी को एहसास नहीं होने दिया उसका मजहब क्या है, उसका धर्म क्या है, उसकी साथ क्या है। अगर ये तरीका जिंदगी न होता तो हम इतना लंबा सफर तय नहीं कर सकते। कहीं मजहब के हथियार से मारे जाते, कहीं जात बरादरी के हथियार से मारे जाते, कहीं अमीर और गरीब के हथियार से मारे जाते। लेकिन जैसे तैसे अपनी गाड़ी को हर मोड़ पर बचाते हुए यहाँ तक ले आए। हमें इस बात का अक्सर हमें से मुराद मैं अपना नहीं सबकी बात करता हूँ, यकीनन इस बात का अफसोस होता है कि 4 बार मजबूत हुकूमत रहने के बावजूद किसी से कोई इंतकाम नहीं, और वो इसलिए नहीं लिया कि मेरा दीन, मेरा अल्लाह, मेरे नबी सीधा सकते हैं। आप वाकिफ हैं, बल्कि नहीं वाकिफ होंगे, क्योंकि वो नौजवान जो यहाँ बैठे हैं वो सब पैदा भी नहीं हुए। लेकिन मैदान में मैं था, मेरी बीवी थी, मेरे दोनों बच्चे थे, मेरी बहनें थी, और मेरे सीने में इस तरह से नमन शेरवान और खुशर दिए गए जो चलाए भी गए। ऐसा नहीं था कि कोई नुमाइश थी, वो चलाए भी गए, मेरे पैरों पर भी गिरे। मैंने उसकी खटाके की आवाज भी सुनी, लेकिन उनसे गोली बाहर नहीं। क्या क्या सहा इन्होंने। एक ऐसा इलेक्शन था जिसे जीतने के बाद इनकी दुकानों पर पथराव हुआ था, लूटी गई थी इनकी दुकानें, और ये कहा गया था 900 बिल्ला कि तुम्हारा नबी जीत गया। उनके लिए क्या किया? शमसी और गैर शमसी का सवाल उठाते हो, कहां से मुसलमान हो? मैं दूसरे मुसलमानों की बात नहीं करता, कोई मध्य में है एक शख्स जो ये कहे कि साथ की बुनियाद पर मैंने मुझसे फर्क किया है। अगर मेरी सियासत में भी जात की बुनियाद पर कोई बहस होती है तो फिर मेरी सारी कुर्बानी, मेरी सारी तकलीफें, मेरी रातों और दिन की तन्हाइयां सब बेकार हैं। कुरान के हुक्म से अपने नबी से इनकार करते हो। दीवारें खींची गई थी मकानों में, आधा घर आने वाले का, आधा घर मालिक का। 2 बीवियां थी तो एक को तलाक दे दी थी और दूसरे से शादी कराई थी, और आज तुम बंटवारा करते हो।
जो लोग जात की बुनियाद पर बंटवारा कर रहे हैं वो मेरे नहीं हैं। मैं तो उनका हूं लेकिन वो मेरे नहीं हैं। मैं अपील करता हूं, उनसे दरखास्त करता हूं कि आज हमारी आबरू का इम्तिहान है। क्या कहेंगे लोग? मैं क्या दिखाऊंगा रामपुर से बाहर? ये आजम खान, आप तो जब खड़े होते हो जीत जाते हो, लेकिन पहली बार आपने किसी और को खड़ा किया तो अल्लाह की करे, अल्लाह करे। क्या ये कलम लगाना चाहते हो मेरे चेहरे पर? रिश्ते बनाना बहुत आसान है, रिश्तों को निभाना आसान है। बहुत मुश्किल होती है रिश्तों को निभाना। आसिम राजा से जो रिश्ता है बहुत तकलीफ होगा रिश्ता। कोई राहत नहीं चाहिए उन्हें कभी। किसी सरकार में किसी के ट्रांसफर के लिए नहीं आया, किसी सरकार में किसी तरह की मराहत हासिल करने के लिए नहीं आया। न सिर्फ ये कि अपने लिए, किसी के लिए भी नहीं आया। और वो इसलिए कि किसी को किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं थी। जो सही था वो होना था, जो गलत था वो नहीं। हाँ, में दलाली नहीं होती, तहसील में पैसा नहीं लिया जाता। और यहाँ के अफसरान अपने साथियों से कहते थे, जब पूछते थे भाई कहाँ हो, तो कहते थे रामपुर में है भाई, इबादत में है। किसी को राजा से शिकायत हो तो मैं माफी मांगता हूं। हमारे सामने बहुत बड़ा मसला है और हमारे मध्य मुकाबले वो शख्स है जिसको टिकट हेलीकॉप्टर से पहुंचाया। एक मिठाई का दाना भी जीतने पर नहीं। मैं कभी किसी का काम हो जाए तो उसे मिठाई नहीं देता हूं और कहता हूं कि भाई इस काम के फिर या तो ठीक से हिसाब करो, वरना एक डिब्बे में नहीं होता, ले जाओ। लेना है तो पूरी उजड़ दो। गली की बात है, एक साहब का, मुझे छोड़ो ये सब कहते, वैसे ही तो बड़ा डर लगता है ना, बिल्कुल नहीं ना, ये राशि का वैसे उनकी साथ बिल्कुल खत्म हो गई है माशाअल्लाह। अब कोई अलावा एक चैनल के NDTV के शुरुआत और हर उस शख्स के जमीन को झंझोड़ दिया था जिसके जिस्म से उसके जमीन को बिल्कुल खत्म कर दिया। गौर करें आप, अब से 42-45 साल पहले के रामपुर को और इस खानदान के उरूज को उस वक्त एक लड़का और एक गरीब घर का लड़का आता है और रामपुर वालों को पैगाम, और पैगाम क्या है? अपनी ताकत को पहचानो, हिस्सेदारी करो, ऊंच नीच के फर्क को खत्म करो, बादशाह और शहनशाह और नवाबों के सामने साथ सलाम मत करो। अगर नवाब के नवाबजादा सिगरेट की हाथ क्या पहनता है तो उसे लूटने के लिए मत रोको। उस घर में किन किन अवतार से नवाजा जाता था, कितनी तस्वीर की जाती थी हमारी, और कोई भूत ऐसा नहीं होता था जो लहू से नहाया हुआ था, कोई मरकज ऐसा नहीं होता था जिसके खून में कपड़े बदले।
लेकिन अल्लाह की तरफ से फतह वो दिन गुजर गए, बहुत जुल्म सहे, और जो जुल्म सहकर आ रहे हैं उसके लिए अलग से इतिहास लिखा जाए। और मैं कहता हूं कि हमारे किस्से आने वाले लोग अपने बच्चों को सुनाएं। इसलिए लाजिम है कि हमने अपने आप में, अपने अंदर में एक ऐसा इंसान और एक ऐसा मुकम्मल इंसान तैयार करें जो आज के लिए नहीं, आने वाली कई नस्लों के लिए पैगाम पहुंचाए। रामपुर ने हमेशा पैगाम किया, रामपुर ने हमेशा एक रास्ता दिखाया। मैंने जब ये कहा था कि रामपुर वालों, एक दिन मैं तुम्हारे शहर को दुनिया के नक्शे पर ला दूंगा, लोग मेरा मजाक उड़ाया करते थे। मैं जानता था कि लोग मुझ पर हंसते हैं कि ये दीवाना पागल हो गया, लेकिन हम रामपुर को न सिर्फ ही कि दुनिया के नक्शे पर ले आए हैं, बल्कि पूरी दुनिया के जानते हैं कि रामपुर के साथ बहुत सुन सदरी और एक कपड़े का माल पड़ा हुआ और एक बड़ी सी फाइल उसकी बगल में लगी। मैंने एक दिन देखा, शायद ही उससे मिलने आए, वो नहीं आए। दूसरे दिन फिर मैं गुजरा और इस तरह 5-7 दिन गुजर गए। 2 दिन शनिचर इतवार की भी गुजर गए। अगली भीड़ जब आई, मैं रुक गया। मैंने कहा, भाई कौन और किससे मिलना चाहते हो? कहा, आपसे मिलना चाहता। मुसलमान नहीं था वो शख्स। उस जमाने में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा होता था, एक पहाड़ी है उसमें। मुझे डर लगता है आपसे, इसलिए आपके डर से अंदर नहीं आता। मैं अपने साथ अंदर ले गया। मैंने पूछा, क्या बात है? उन्होंने कहा कि 20-22 वर्ष पहले मेरा दिमाग खराब हो गया और मुझसे निकल गया। जब अरसा गुजर गया तो घर वालों ने समझा मैं मर गया, लिहाजा जो रीति रिवाज है उसमें मेरा क्रियाक्रम कर दिया गया। फिर अचानक मेरा दिमाग तो सही हो गया और मैं अपने घर वापस आ गया। अब मैं आपसे अपनी मुलाजमत मांगनी है। 22 साल पहले जो शख्स अपनी नौकरी से गायब हो गया, उसे कैसे मुलाजमत दी जाएगी? मैं भी परेशान। महेंद्र सिंह नाम के एक सेक्रेटरी हुआ करते थे, बहुत ईमानदार सरदार थे। मैंने उन्हें बुलाया और मैंने कहा कि ये मामला है और नौकरी देना है। सर क्या कह रहे हैं, कैसे नौकरी दी जा सकती है? कोई मैंने कहा नहीं, आप फाइल ले जाए, स्टडी करें। लिहाजा 3-4 दिन बाद मेरे पास आए और बोले कि कंटिन्यू तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इन्हें बड़ा धारा के तहत नई मुलाजमत दी जा सकती है। मैंने पागल बना दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि आपके आदेश से नहीं होगा, इस पर मुख्यमंत्री का आदेश होगा। मुझे याद है क्या वो लोग आप में से थे? नहीं, वो लोग उनमें से थे जिन्होंने किले की हामिद मस्जिद जब बनाई तो रामपुर वालों के एतराज को दबाने के लिए जामे मस्जिद बनाई। ये बातें क्योंकि बहुत दिन से आपके दरमियान नहीं आई हैं और हमारी याददाश्त बहुत कमजोर है, ये ऐसी कहानियां हैं, ऐसे किस्से हैं जो बड़ों को अपने छोटों तक मुंतकिल करना चाहिए था, जो नहीं।
गड़े की मीनार, हामिद मंजिल का गुंबद अल्लाह की मीनार से ऊंचा है। ये कभी नाम वालों ने गौर नहीं किया कि हमारे नवाब के तकब्बुर का ये आलम था कि उसका गुंबद अल्लाह के घर की मीनार से ऊंचा था। और इसी किले के मैदान में मैंने ये वायदा किया था राम वालों से कि अगर कभी मुझे खाना खुदा बनाने की तौफीक हुई तो मैं हामिद मंजिल से ऊंची मीनार जौहर यूनिवर्सिटी की मस्जिद की मीनार हामिद मंजिल से बहुत ऊंची, तो 16 मंजिला इमारत है, 16 मंजिला मीनार है। जिन लोगों की ये सोच जो अल्लाह की सरबुलंदी को तस्लीम करने के लिए तैयार न हो, उन्होंने इंसानों के साथ क्या किया होगा, उनके हुकूक की कितनी पामाली की होगी, कितना जुल्म किया होगा उनका। मैं तो एक छोटा सा वजीर था और वजीर होते हुए मैं कितना कुछ कर सका। एक शख्स जो नस्ल दर नस्ल नवाब था, बादशाह था, यहाँ का हाकिम था, जिसके पास खजाना ही खजाना था। उसके जमाने में पक्का मकान नहीं था, छप्पर थे, कपड़े थे, लोगों के जिस्म पर कपड़े नहीं थे। और जब वो अपना अनाज बेचने आए थे तो उन पर गोली चली थी और उनका अनाज में रखा गया। ये वो लोग थे जिन्होंने हमारे अजदाद की असमतों से पूरा मुल्क हैरान है और हैरतज़दा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार क्यों है। ये बात समझ में ही नहीं आती कि क्यों नहीं बनी। हम हिसाब लगाते हैं तो हमारा हिसाब, हमारी गणित फेल। खुद सरकार बनाने वाले लगाते हैं तो उनकी गणित फेल। जीतने वालों को अपनी जीत पर भरोसा नहीं और हारने वालों को अपनी हार दिया। ये क्या हुआ है तो ऊपर वाला ही जानता है, लेकिन हमें उसके फैसलों के सामने सब छुपा देना है। यकीनन कुदरत कोई बड़ा फैसला कभी जुल्म बर्दाश्त नहीं करता ऊपर वाला, कभी जुल्म बर्दाश्त नहीं करता। इबरतनाक अंजाम हुए हैं जालिमों के। आज मैं आसिम राजा के लिए नहीं, एक बार फिर खुद अपने लिए आपके सामने मेरा कोई साथी ये नहीं कह सकते कि मैंने कभी उनकी दिलासारी की, और अगर किसी की दिलासारी कर भी दी, किसी को डांटा भी है, तो प्यार उसे कई गुना ज्यादा है। उस डांट में भी एक ऐसी शफकत रहती है जिस शफकत का एहसास नहीं होता। विजारत के दौर में अक्सर लोग अपना काम लेकर आते रहे और मैं ये कहता रहा हूं कि कोशिश करेंगे और वो मुझे बुरा भला कहते हुए दफ्तर से निकलते थे कि जो काम इनके कलम से होने का था उसके लिए भी ये कहते हैं इशारा। लेकिन जब वो घर पहुंचते थे तो उन्हें मालूम होता था कि उनका काम हो चुका है। मैं पहली बार देवतनेश्वर साहब हल्के जाड़े थे और मैं शेरवानी सदा पहनता। मैं शेरवानी पहना, अपने दफ्तर में दाखिल हुआ। एक अजीब शख्स, बड़ी हुई दाढ़ी, बेरंग बाल,
मटमैला कुर्ता पजामा, मटमैली सदरी और एक कपड़े का माल पड़ा हुआ और एक बड़ी सी फाइल उसके बाहर निकली। मैंने एक दिन देखा, शायद ही मुझसे मिलने आए, वो नहीं आए। दूसरे दिन फिर मैं गुजरा और इस तरह 5-7 दिन गुजर गए। 2 दिन शनिचर इतवार के भी गुजर गए। अगली भीड़ जब आई, मैं रुक गया। मैंने कहा, भाई कौन हो और किससे मिलना चाहते हो? कहा, आपसे मिलना चाहता। मुसलमान नहीं था वो शख्स। उस जमाने में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा होता था। कोई पहाड़ी है मुस्लिम। मुझे डर लगता है आपसे, इसलिए आपके डर से अंदर नहीं आता। मैं अपने साथ अंदर ले गया। मैंने पूछा, क्या बात है? उन्होंने कहा कि 20-22 वर्ष पहले मेरा दिमाग खराब हो गया और घर से निकल गया। जब अरसा गुजर गया तो घर वालों ने समझा मैं मर गया, लिहाजा जो रीति रिवाज है उसको मेरा क्रियाक्रम कर दिया गया। फिर अचानक मेरा दिमाग कुछ सही हो गया और मैं अपने घर वापस आ गया। अब मैं आपसे अपनी मुलाकात मांगने है। 22 साल पहले जो शख्स अपनी नौकरी से गायब हो गया, उसे कैसे मुलाकात दी जाएगी? मैं भी परेशान हूं। महेंद्र सिंह नाम के एक सेक्रेटरी हुआ करते थे, बहुत ईमानदार सरदार। मैंने उन्हें बुलाया और मैंने कहा कि ये मामला है और नौकरी देना है। सर क्या कह रहे हैं, कैसे नौकरी दी जा सकती है? कोई मैंने कहा नहीं, आप फाइल ले जाएं, स्टडी करें। लिहाजा 3-4 दिन बाद मेरे पास आए और बोले कि कंटिन्यू तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इन्हें बड़ा धारा के तहत नई मुलाकात दी जा सकती है। मैंने पागल बना दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि आपके आदेश से नहीं होगा, इस पर मुख्यमंत्री का आदेश होगा। मुझे याद है तकरीबन 2.5 पेज का नोट मैंने लिखा उस पर। उसमें लिखा कि हम भी परिवार के सरदार का दर्जा रखते हैं और ये हमारे परिवार के सदस्य हैं, प्रदेश के जितने लोग हैं, हमारी जिम्मेदारी है। और उसमें इतने जज्बाती जुमले थे, इतने जज्बाती जुमले थे। मुझे फाइल चली गई मुलायम सिंह जी के पास, वापस आई और फाइल के साथ साथ उनका फोन आया। मुझसे बोले, देखो आजम खान, आज से तुम कभी ऐसा नोट नहीं करोगे। तुम अगर इसकी मुलाजमत के लिए कहते तो मैं मना थोड़ी करता, लेकिन देखो तुम अपनी तहरीर पर देखो कितने मेरे आंसुओं के धब्बे हैं। मैं तुम्हारा नोट पढ़ता जा रहा था और मेरे आंसू धब्बे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।